नमस्कार। तो आर्थिक सर्वेक्षण का दस्तावेज हमारे सामने है और हर साल की तरह सैकड़ों पन्ने, ढेर सारे आंकड़े। जी बिल्कुल। जो अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इसमें से हमारे काम का क्या है। बिल्कुल सही सवाल है। और इस बार का जो मुख्य विषय है भारत वैश्विक विकास का इंजन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये तो है। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये सिर्फ एक नारा है या इसके पीछे वाकई मजबूत आर्थिक तर्क और आंकड़े भी हैं। अच्छा। और सर्वे में कुछ खास शब्द भी हैं जैसे स्ट्रैटेजिक सोब्राइटी और स्प्रिंट एंड मैराथन। ये हमें सरकार की आर्थिक रणनीति को समझने में मतलब एक गहरी समझ देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले उन बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो पूरी कहानी की एक तरह से हेडलाइन तय कर रहे हैं। जी। वित्त वर्ष 26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4%। 7.4%। सुस्ती की बातें हो रही हैं। तब यह आंकड़ा साफ कहूं तो अविश्वसनीय सा लगता है। आपका आश्चर्य बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इस आंकड़े को अकेले नहीं देखना चाहिए। अच्छा। इसके साथ ही सर्वेक्षण में 7.0% की मध्यम अवधि की विकास क्षमता की भी बात की गई है और असली कहानी यहीं पर है। मध्यम अवधि की क्षमता मतलब? इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद इतनी मजबूत हो गई है कि वो सिर्फ एक साल तेजी से नहीं दौड़ेगी, बल्कि लंबे समय तक मतलब कई सालों तक 7% की रफ्तार बनाए रख सकती है। तो ये एक मैराथन की तैयारी है, ना कि सिर्फ एक छोटी स्प्रिंट। बिल्कुल। और लगातार चौथे साल भारत का सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहना वो इसी मजबूत बुनियाद का सबूत है। ठीक है, तो ये टिकाऊ विकास का संकेत है, लेकिन विकास के साथ सात स्थिरता भी तो जरूरी है। सबसे जरूरी है। सर्वे में 3 आंकड़ों को एक तरह से आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह पेश किया गया है। राजकोषीय घाटा 4.4% तक नीचे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खुदरा मुद्रास्फीति सिर्फ 1.7% और विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर। आपने सुरक्षा कवच शब्द का बहुत सही इस्तेमाल किया है। ये तीनों मिलकर किसी भी बाहरी झटके को सहने की ताकत देते हैं। कैसे? इसे थोड़ा और सरल करें तो। देखिए, घटता हुआ राजकोषीय घाटा मतलब सरकार का वित्तीय अनुशासन। नियंत्रित महंगाई का मतलब आम आदमी की जेब पर बोझ कम है। और 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार। ये तो हमारा रिजर्व टैंक है। बिल्कुल, ये हमारा रिजर्व टैंक है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संकट आए हम आसानी से निपट सकते हैं। और इसी कवच में एक और परत है चालू खाता घाटे की। वो भी सिर्फ 0.8% है। ये भी तो हमारी बाहरी निर्भरता कम होने का संकेत है ना? बिल्कुल। और देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से ये चारों आंकड़े राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटा ये अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के सबसे बड़े संकेतक है। मेंस परीक्षा में इन पर सवाल आता ही है। हाँ, इनके बीच के संबंध पर अक्सर सवाल बनता है। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर, लेकिन ये ग्रोथ कहाँ से रही है? चलिए जमीन से शुरू करते हैं, कृषि क्षेत्र से। ठीक है। यहाँ पीएम धन धान्य कृषि योजना का जिक्र है, जो देश के 100 आकांक्षी जिलों पर केंद्रित है। हाँ, और ये कृषि क्षेत्र में सरकार की सोच में एक बड़े बदलाव को दिखाता है। अब एक जैसी योजना पूरे देश के लिए नहीं है। मतलब एक लक्ष्य दृष्टिकोण। बिल्कुल, एक टारगेटेड अप्रोच। ये 100 जिले वो हैं जहां उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है, तो सरकार अपने संसाधन, तकनीक सब कुछ वहां केंद्रित कर रही है जहां जरूरत सबसे ज्यादा है। एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक, ताकि कमजोर कड़ियों को मजबूत किया जा सके। सही शब्द। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ इन 100 जिलों पर ध्यान देना काफी होगा? बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमें सर्वेक्षण के अगले बिंदु में मिलता है। अच्छा। पशुधन और मत्स्य पालन को विकास का प्रमुख चालक बताया गया है। यानी सिर्फ खेती नहीं। हाँ, इसका मतलब है कि ध्यान अब गेहूं चावल से आगे बढ़कर डेयरी, पोल्ट्री और मछली पालन पर है। ये किसानों की आय में विविधता लाने का एक तरीका है। समझ गया। तो एक तरफ उत्पादकता बढ़ाना और दूसरी तरफ आय के नए स्रोत बनाना, एक दोहरी रणनीति। ठीक यही। कृषि में तो ये लक्ष्य दृष्टिकोण है, लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है वो विनिर्माण क्षेत्र से है। कौन सा? विनिर्माण में मध्यम और उच्च तकनीक का हिस्सा बढ़कर 40.3% हो गया है। ये कैसे हुआ? कुछ साल पहले तक तो भारत को सिर्फ कम तकनीक वाले सामान के लिए जाना जाता था। ये बदलाव भारत की औद्योगिक रणनीति के केंद्र में है और यहाँ हमें सरकार की स्प्रिंट वाली सोच दिखती है। स्प्रिंट? हाँ, पीएलआई स्कीम्स और सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए सरकार ने कुछ चुनिंदा हाईटेक सेक्टर्स को तेजी से दौड़ाने पर पूरा ध्यान लगाया है, जैसे फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर? हाँ। अब हम मात्रा से मूल्य की ओर बढ़ रहे हैं, यानी
सिर्फ ज्यादा संख्या में सस्ती दवाइयां नहीं, बल्कि नई और ज्यादा मूल्यवान दवाइयों के रिसर्च और उत्पादन पर जोर है। तो इसका मतलब ये है कि हम दुनिया की फैक्ट्री बनने की दौड़ में चीन का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। हम वो बना रहे हैं जिसमें दिमाग ज्यादा लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हम ग्लोबल वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ असेंबलर नहीं, बल्कि इनोवेटर बन रहे हैं। मेक इन इंडिया से डिजाइन एंड मेक इन इंडिया। बिल्कुल। और अगर उद्योग स्प्रिंट लगा रहा है तो सेवा क्षेत्र तो हमारा मैराथन चैंपियन रहा ही है। जीडीपी में 50% से ज्यादा का योगदान और 9.1% की अनुमानित वृद्धि दर, ये अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है। सर्वे में एक खास बात पर बहुत जोर है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज में जबरदस्त उछाल। ये क्या है और इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? सेंटर खोलती थी जहां रूटीन काम होता था, बैक ऑफिस वाला काम। हाँ, अब वो भारत में अपने जीसीसीज खोल रही हैं जो उनके ब्रेन सेंटर है। ब्रेन सेंटर मतलब दिमाग के केंद्र। यहाँ उनकी रिसर्च, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिजाइन का काम होता है। संक्षेप में अब वो हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि हमारे साथ मिलकर सोचते हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। ये तो कमाल की बात है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और सर्वे में भी इसका इशारा है। मैं जानती हूँ आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या हमारे पास इन हाई वैल्यू नौकरियों के लिए जरूरी स्किल्स हैं? कहीं ये जीसीसी बूम हमारे स्किल गैप से टकराकर रुक तो नहीं जाएगा? ये इस पूरी सुनहरी तस्वीर का सबसे बड़ा खतरा है, और सर्वेक्षण इसे स्वीकार भी करता है। एक विरोधाभास है। बिल्कुल। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, दूसरी तरफ उद्योग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे कौशल वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। ये हमारी विकास यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर हम आगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर्वे में कुछ और नए क्षेत्रों का भी जिक्र है, जैसे ऑरेंज इकोनॉमी। ये नाम काफी आकर्षक है ना? ये रचनात्मकता का अर्थशास्त्र है। मीडिया, मनोरंजन, फिल्म, संगीत, गेमिंग, ये सारी चीजें। अच्छा, तो ये है ऑरेंज इकोनॉमी। हाँ, इसे ऑरेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रंग, ऊर्जा और रचनात्मकता का प्रतीक है। सरकार अब इस सेक्टर को एक गंभीर आर्थिक चालक के रूप में देख रही है। इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी पहल भी शुरू की है। मतलब अब बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी अर्थव्यवस्था का एक संजीदा हिस्सा माने जा रहे हैं। बिल्कुल, और इनमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और इन नए क्षेत्रों को सहारा देने के लिए एक मजबूत बुनियाद भी चाहिए। यहाँ पर सरकारी पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स की भूमिका आती है। बिल्कुल। जब सरकार सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों पर भारी खर्च करती है, तो वो सिर्फ सीमेंट और स्टील की मांग ही नहीं बढ़ाती, बल्कि निजी निवेश के लिए भी माहौल बनाती है। सही। इसे क्राउडिंग इन इफेक्ट कहते हैं। और डीपीआई मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो तो हमारी डिजिटल ताकत का प्रतीक बन चुका है। भारत अब सिर्फ डीपीआई का उपयोग करता नहीं, बल्कि एक निर्माता और निर्यातक के रूप में उभर रहा है। नवाचार की बात चली है तो सर्वे में पेटेंट फाइलिंग के दोगुने होने का भी जिक्र है, और 45 महत्वपूर्ण तकनीकों में भारत टॉप 5 में है। ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। पेटेंट का बढ़ना दिखाता है कि देश में रिसर्च और इनोवेशन का माहौल बन रहा है। और इसमें इंडिया एआई मिशन जैसी योजनाओं का भी हाथ होगा। निश्चित रूप से। और इंडिया एआई मिशन का असली लक्ष्य सिर्फ एप्लीकेशन बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली लक्ष्य है एआई के लिए जरूरी बुनियाद तैयार करना, मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता और बड़े भारतीय डेटा सेट्स तैयार करना। ये भविष्य के लिए मैराथन की तैयारी है। तो हम घूम फिर कर फिर से उसी सवाल पर आ गए, रोजगार और कौशल। हाँ, सर्वे कहता है कि बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, ये अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही ये स्किल गैप की बहुत बड़ी चुनौती को भी स्वीकार करता है। ये एक विरोधाभास जैसा नहीं लगता? ये विरोधाभास नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के बदलते हुए चरित्र को दिखाता है। अच्छा। नौकरियां पैदा हो रही हैं, लेकिन उनका स्वरूप बदल रहा है। आज एक फैक्ट्री में एक वेल्डर से ज्यादा एक रोबोटिक्स ऑपरेटर की जरूरत है। एक दफ्तर में क्लर्क से ज्यादा डेटा एनालिस्ट की जरूरत है। तो पुरानी तरह की नौकरियां शायद कम हो रही हैं, और नई तरह की नौकरियों के लिए हमारे पास प्रशिक्षित लोग नहीं हैं। ठीक यही स्किल गैप है। और सर्वे में भागीदारी से हिस्सेदारी का एक नया मंत्र भी है। इसका इस स्किल गैप से क्या संबंध है? इसका बहुत गहरा संबंध है। भागीदारी से हिस्सेदारी का मतलब है कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। लेकिन अगर एक बड़ा तबका कौशल की कमी के कारण इस नई अर्थव्यवस्था का हिस्सा ही नहीं बन पाएगा, तो हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित होगी? सही बात है। इसलिए स्किल गैप को भरना सिर्फ एक आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि एक सामाजिक जरूरत भी है।
यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये मुद्दा सीधे तौर पर उससे जुड़ता है। बिल्कुल। इन सब लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नियमों का सरल होना भी जरूरी है। सर्वे पहले भरोसा बाद में जांच के सिद्धांत की बात करता है। हाँ, और 828 विनियामक बाधाओं को हटाने की भी। ये व्यापार के माहौल में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव है। सरकार की भूमिका एक सख्त रेगुलेटर से बदलकर एक, क्या कहते हैं, सहायक की हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। बिल्कुल। लक्ष्य है उद्यमियों पर भरोसा करना और नियमों का बोझ कम करना। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो निष्कर्ष ये है कि विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए 3 मजबूत इंजन एक साथ काम कर रहे हैं। कौन कौन से? एक, मजबूत घरेलू मांग, दूसरा, निवेश चक्र में पुनरुद्धार, और तीसरा, नियंत्रित मुद्रास्फीति। बिल्कुल सही। और सर्वेक्षण का जो अंतिम वाक्य है, आशावाद लेकिन सतर्कता के साथ, वो पूरी तस्वीर को संक्षेप में बयां कर देता है। यानी नींव मजबूत है, दिशा स्पष्ट है। हाँ, लेकिन स्किल गैप और वैश्विक अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों से सावधान रहना होगा। हम एक मैराथन दौड़ रहे हैं जिसमें बीच बीच में तेज स्प्रिंट भी लगाने होंगे। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सोचने के लिए एक विचार। सर्वेक्षण में भारत के ग्लोबल वैल्यू चेन में ऊपर उठने और डीपीआई के निर्माता के रूप में उभरने पर बहुत जोर है। हाँ, तो विचार करने योग्य प्रश्न ये है, जैसे जैसे भारत केवल सेवा प्रदाता की भूमिका से आगे बढ़कर उत्पादों और प्लेटफॉर्म का निर्माता बनेगा, तो अगले दशक में रोजगार की प्रकृति और उसकी परिभाषा कैसे बदलेगी? आज से 5 साल बाद जब इस चर्चा को सुन रहे लोगों में से कई प्रशासन या उद्योग में होंगे, तब वो इस बदलाव को कैसे मैनेज करेंगे? ये सर्वेक्षण हमें बताता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इस बदलाव का कैसे हिस्सा बनना है और इसे कैसे दिशा देनी है, ये हम सभी के लिए सोचने का विषय है।